600 ईसा पूर्व तक का, सॉरी 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का काल है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल सबसे पहले हम समझेंगे, यहाँ पर हम भारत का नक्शा बनाते हैं ना, और भारत का मैप बनाकर थोड़ा सा उत्तर वैदिक काल को समझने की कोशिश करेंगे। आप कहेंगे सर यहाँ पर मैप बनाने की क्या आवश्यकता है, मैप तो आप ज्योग्राफी में बनाते हैं, तो यहाँ पर मैप बनाने की आवश्यकता है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। और वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है मेरे प्यारे बच्चे, ये वाला क्षेत्र भी पहले भारत ही कहा जाता था, जिसे आज पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये तो 1947 में हमसे अलग हुआ है ना, ये तो 1947 में अलग हुआ है। तो ये जो 1947 में अलग हुआ है, तो ये वाला क्षेत्र भैया क्या कहलाता था, एक भारत का ही हिस्सा था ये है। अब देखो, जो आपका पूर्व वैदिक काल है, कौन सा, जो पूर्व वैदिक काल जिसको आप ऋग वैदिक काल कहेंगे, ऋग वैदिक काल का आर्य जो है वह 3 क्षेत्रों में आकर बसा था, सप्त सैंधव प्रदेश में। ये सप्त सैंधव प्रदेश है, आप सभी को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जिसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये सप्त सैंधव प्रदेश है। और इस सप्त सैंधव प्रदेश में ऋग वैदिक कालीन आर्य है, इस सप्त सैंधव प्रदेश में ये जो ऋग वैदिक कालीन आर्य है बच्चे, ये यहाँ पर आकर बसा था। ये बहुत अच्छे से आप लोग समझना, ये जो सप्त सैंधव प्रदेश है, इस सप्त सैंधव प्रदेश में ऋग वैदिक कालीन आर्य यहाँ पर इन क्षेत्रों में आकर बसा था, जो कि ईरान से, ठीक है, जो कि मध्य एशिया से ईरान, ईरान से अफगानिस्तान, और फिर अफगानिस्तान से विभिन्न शाखाओं से होते हुए, अफगानिस्तान से विभिन्न शाखाओं से होते हुए बच्चे वो इन क्षेत्रों में आकर बसा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी, ठीक है, क्लियर है। एक बार ये बताएंगे मेरी आवाज सही है, आवाज सही है मेरी, एक बार बताएंगे मुझे सब लोग। जी, ठीक है, मुझे ठीक है सभी के मैसेज दिखाई दे रहे हैं, मैं सभी के कमेंट पढ़ पा रहा हूँ, है ना बच्चे। आज थोड़ी सी मेरी तबीयत हल्की सी डाउन है ना। वो कहते हैं ना कि हर रोज एक सा नहीं होता, हर दिन एक जैसी एनर्जी नहीं होती, तो आज थोड़ी सी डाउन है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, उसको थोड़ा सा आप जो है ना नजरअंदाज करिए। तो सप्त चंद्र प्रदेश, ठीक है, मध्य एशिया से, ठीक, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना, कि भाई वह यहाँ पर मध्य एशिया से, सांकेतिक रूप से मैं बता देता हूँ, मिडिल एशिया से वह ईरान, ईरान से अफगानिस्तान, ठीक है, और फिर अफगानिस्तान से वे कई शाखाओं में आकर बचे इस पंजाब के क्षेत्रों में, मतलब इसको क्या कहा गया, सप्त सिंध प्रदेश में, सप्त सिंध प्रदेश में आकर बसा। हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, और वह काल बचे कौन सा था, वह 1500 से 1000 ईसा पूर्व का काल था, है ना जी। वह कौन सा काल था, वह 1500 से 1000 ईसा पूर्व का काल था। तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व में वह मध्य एशिया से ईरान और ईरान से अफगानिस्तान होते हुए वह इन क्षेत्रों में, ठीक है जी, कौन से, पंजाब के क्षेत्रों में आकर बसा। ये बात हमारे बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब इसके बाद इस आर्य का जो द्वितीय प्रसार स्टार्ट हुआ वह उत्तर वैदिक काल में हुआ। इस द्वितीय प्रसार में आर्य जो है वह गंगा यमुना के मैदान में प्रसारित हुआ, अच्छा, इस मैदान में, ठीक है ना। वह ये जो गंगा यमुना का मैदान मैंने आपको दिखाया, तो अपने द्वितीय प्रसार में वह गंगा यमुना के मैदान में प्रसारित हुआ। और ये जो समय है मैंने ऊपर लिख दिया, ये 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का समय है ना भैया जी। कौन सा, 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का समय, जब वह सब सिंध प्रदेश से इन क्षेत्रों में आकर, ठीक है ना, प्रसारित हुआ। इसका कारण क्या था इन क्षेत्रों में, तो बच्चे इसका कारण था लोहे का विकास, ठीक है। जब लोहे का विकास हुआ, तो लोहे के विकास होने के कारण पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, कृषि कर्म हुआ। लोहे के विकास होने के कारण पर्याप्त मात्रा में कृषि कर्म हुआ, और कृषि कर्म होने से बच्चे कृषि का विस्तार हुआ, और कृषि के विस्तार के कारण ही आर्यों का द्वितीय प्रसार हुआ। आर्यों का ये जो द्वितीय प्रसार था, ये द्वितीय प्रसार सब सिंध प्रदेश से और गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्रों में था, ठीक है। ऋग वैदिक कालीन आर्य लोहे से परिचित नहीं था, लेकिन ये जो बच्चे उत्तर वैदिक कालीन आर्य है, इसको लोहे का पर्याप्त ज्ञान था, ठीक है। लोहे का विकास हुआ, इसको लोहे का पर्याप्त ज्ञान था, और लोहे के ज्ञान के आधार पर इसने बच्चे बड़े बड़े भूखंड, ठीक है, जो कि बहुत उर्वर थे, यहाँ पर जंगल वन इत्यादि का विस्तार था, उनको काटा गया और उन पर बच्चे खेती की गई। और जब खेती की गई तो एक बड़ी सामान्य सी प्रथा थी कि जो व्यक्ति जितने अधिक क्षेत्रों पर कब्जा कर लेगा, स्वाभाविक सी बात है वो उतना संपन्न या उतना समृद्ध हो जाएगा। तो इसलिए उसने गंगा यमुना के एक क्षेत्रों में पलायन किया। अब गंगा यमुना के क्षेत्रों में पलायन करने के बाद बचे इसने यहाँ पर 2
दो बड़े राज्य स्थापित किए गंगा यमुना के क्षेत्रों में। एक राज्य इसने गंगा यमुना के क्षेत्रों में जो स्थापित किया वह था पांचाल, ये ध्यान रखना। एक राज्य जो इसने यहाँ पर स्थापित किया उत्तर वैदिक काल में वो था पांचाल, और दूसरा राज्य जो इसने स्थापित किया वह था कुरु। तो कौन सा था? कुरु। तो इसने दो राज्य स्थापित किए, ठीक है, इसने दो राज्य स्थापित किए। एक राज्य जो इसने स्थापित किया वो पांचाल, पांचाल बहुत बड़ा राज्य था। दूसरा राज्य इसने स्थापित किया बच्चे वह कुरु था। ये बात समझ में आ रही है? बोलो क्लियर है? ठीक है, तो इन्होंने दो जनपद बनाए यहाँ पर, दो जनपद बनाए, एक पांचाल एक कुरु, बस इतना आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। लेकिन पांचाल और कुरु के बनाने के बाद जब और धीरे धीरे और आगे बढ़ा तो फिर उसने जो है काशी नामक एक महाजनपद बनाया, और केवल बेटा काशी महाजनपद नहीं, फिर आगे चल के आप देखेंगे कि इसी क्रम में 16 महाजनपदों का विस्तार हुआ। हमें 16 क्षत्रिय राज्य देखने को मिलेंगे, 16 महाजनपद देखने को मिलेंगे। चलिए बस एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि आप थोड़ा सा पांचाल के बारे में समझ लें। पांचाल मतलब आजकल का रोहिलखंड क्षेत्र, पांचाल आजकल का बच्चे रोहिलखंड क्षेत्र मतलब बरेली का क्षेत्र। ठीक है, पांचाल की दो राजधानी बनी आगे चलकर, एक उत्तरी राजधानी और एक दक्षिणी राजधानी। उत्तरी राजधानी जो बनी पांचाल की वह थी बच्चे आपका अहित क्षेत्र, अहित क्षेत्र बोले तो क्या? बरेली। और दक्षिणी राजधानी जो थी, दक्षिणी राजधानी थी कामपिल्ले। दक्षिणी राजधानी कौन सी थी? कामपिल्ले। तो उत्तरी राजधानी अहित क्षेत्र और दक्षिणी राजधानी कामपिल्ले का विकास हुआ। लेकिन पांचाल मतलब पांचाल का कहने का आशय है कि भाई रोहिलखंड क्षेत्र, कौन सा भैया? रोहिलखंड क्षेत्र। ठीक है जी, क्लियर है। और उत्तरी पांचाल की राजधानी अहित क्षेत्र 20 बरेली, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कौन सी भैया जी? कामपिल्ले। कामपिल्ले का मतलब आप कहना, ठीक है, समझना चाहो, कामपिल्ले मींस फर्रुखाबाद क्षेत्र, ठीक है ना। और गंगा नदी इसको दो भागों में बांटती थी, इस राज्य को गंगा नदी दो भागों में डिवाइड करती थी, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। ठीक है, गंगा के दक्षिण में इसकी दक्षिणी राजधानी कामपिल्ली हुआ करती थी, और गंगा के उत्तर में इसकी उत्तरी राजधानी अहित क्षेत्र हुआ करती थी। ये बात समझ में आ रही है? ऐसे ही एक और दूसरा महाजनपद जिसका मैंने नाम लिया वो है कुरु। ठीक है, कुरु का मतलब है आप कह सकते हैं आधुनिक में पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। उस समय का जो कुरु था, आधुनिक में बच्चे आप देखें तो आधुनिक में वर्तमान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और जो दिल्ली का क्षेत्र है, हरियाणा और जो दिल्ली का क्षेत्र है उस समय का कुरु था। कुरु बहुत बड़ा महाजनपद तो नहीं था, लेकिन कुरु की जो शुरुआती राजधानी थी, शुरुआती राजधानी इसकी आसंदीवत थी। आसंदीवत शुरुआती राजधानी, ठीक है। आसंदीवत मींस इंद्रप्रस्थ, शुरुआती राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। फिर बाद में राजधानी यहां से परिवर्तित होकर बनी हस्तिनापुर, आसंदी बस से परिवर्तित होकर हस्तिनापुर। जो आपने देखा होगा ना महाभारत, जो कौरव और पांडवों के मध्य जो संघर्ष देखा होगा, तो कौरव और पांडवों के मध्य संघर्ष बच्चे यहीं पर हुआ है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। राजधानी आसंदीवत, ठीक है, जो कि इंद्रप्रस्थ, और आगे चल के राजधानी हस्तिनापुर बनी है। ठीक है ना। अब ये जो कुरु है, कुरु के बारे में कहा जाता है कि कुरु महाजनपद या कुरु जो एक क्षेत्रीय राज्य है, इसको दो आर्य कबीले ने मिलकर बनाया। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कुरु को दो आर्य कबीले मिलकर बनाया। एक कबीला था कुरु और दूसरा था भरत। तो कुरु को बनाने वाले दो आर्य कबीले हैं, कुरु को बनाने वाले बच्चे दो आर्य कबीले हैं जिन्होंने कुरु को बनाया है, इस महाजनपद को स्थापित किया है। एक तो है पुरु और दूसरा है भरत। पुरु और भरत, इन दो कबीलों ने कुरु को बनाया। ठीक है, वही पांचाल के बारे में पूछा जाता है कि भैया जी पांचाल को बनाने में देखिए कितने आर्य कबीलों का या कितनी आर्य जातियों का योगदान था। तो पांचाल को बनाने में भी दो आर्य जातियों का योगदान था। दो जातियों ने मिलकर बच्चे पांचाल को बनाया, दो आर्य कबीलों ने पांचाल को बनाया। एक तो था तुर्वुस कबीला, क्या भैया? तुर्वुस, या फिर जिसको आप कह सकते हैं तुर्वस कबीला, इसका भी बहुत प्रमुख योगदान था पांचाल को बनाने में। और दूसरा था आर्य कबीला जिसका नाम था कृवि। ठीक है, इसने बनाया। और फिर कालांतर में आगे चल के देखो, शुरुआत में उत्तर वैदिक काल की शुरुआत में तो यही दो क्षेत्रीय राज्य थे। मैंने बोला आर्यों का प्रसार सप्त प्रदेशों से गंगा यमुना के मैदान में हुआ। गंगा यमुना का पूरा मैदान उर्वर था मेरे प्यारे बच्चे, जो कि गंगा और यमुना की जो जलोढ़ उपजाऊ मिट्टी है उससे निर्मित था। यहाँ पर बस जंगल थे, बनते इन बंगल और जंगलों को काटना था। लोहा तो था ही उसके पास, तो उसने जंगलों को साफ किया, जंगलों को काटा, और फिर इसी लोहे से बच्चे उसने बड़े बड़े हल बनाए और खेती करने लगा। अच्छा, पुत्र की कामना क्यों की गई है? उत्तर वैदिक काल के जो साहित्यिक ग्रंथ है उनमें पुत्र की कामना इसलिए की गई है क्योंकि पुत्री की तुलना में पुत्र जो होता है, मतलब महिला की तुलना में जो पुरुष होता है, उसकी शारीरिक संरचना ऐसी होती है कि वह सुडौल होता है, कि वह ज्यादा काम कर सकता है। मतलब कुल मिलाकर अगर हम देखें तो महिला की तुलना में पुरुष को हम्बाली करने के लिए बनाया गया है। बायोलॉजिकल में मतलब ये भी है कि हम्बाली मींस मेहनत कश कार्य करने के लिए बनाया गया है, और उसकी शारीरिक संरचना उससे ज्यादा मेहनत करने के लिए सक्षम भी बनाती है। तो इसलिए पुत्र की कामना की गई कि जिसके जितने ज्यादा पुत्र होंगे, और स्वाभाविक है वह उतनी ज्यादा भूमि पर खेती कर सकता है, और जो जितनी ज्यादा भूमि पर खेती कर सकता है वह उतनी अधिक आर्थिक संपन्नता प्राप्त कर सकता है, वह उतनी अधिक आर्थिक संपन्नता प्राप्त कर सकता है। तो ये रीजन था। बात समझ में आ रही है?
बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर ऐसे ही भैया ठीक है, यहाँ पर ये कुरु पांचाल दो महाजनपदों का या दो क्षेत्रीय राज्यों का विकास हुआ, और आगे चल के ये जो दो क्षेत्रीय राज्य हैं बच्चे, ठीक है, फिर तीन क्षेत्रीय राज्य बने, ठीक है। काशी बनेगा, आगे चलकर आप देखेंगे काशी का विकास हुआ जिसकी राजधानी वाराणसी थी, ठीक है। काशी के फिर बाद, ठीक है, आपका काशी के फिर बाद में काशी के उत्तर में कौशल बना है, कौशल महाजनपद, ठीक है, जिसकी राजधानी श्रावस्ती। कौशल भी बहुत बड़ा महाजनपद है, उसकी राजधानी श्रावस्ती, दक्षिणी कोशावती, ठीक है। और फिर जब आप और जाएंगे थोड़ा सा पूर्व में तो आपका मिथिला एक क्षेत्रीय राज्य बना है, मिथिला, ठीक है, जो कि आगे चलकर आपका, ठीक है, बज्जी या फिर वैशाली राज्य कहा जाएगा। मिथिला जो आगे चलकर बज्जी या वैशाली कहा जाएगा, इस तरह से। तो ये आर्यों का द्वितीय प्रसार है, ये आर्यों का द्वितीय विस्तार है, और मैंने उम्मीद करता हूं कि आर्यों का द्वितीय विस्तार मैं आपको समझाने में सफल रहा, मैंने आपको बताया। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ऐत्रेय ब्राह्मण जो है, ऐत्रेय ब्राह्मण वही, ठीक है, जिसमें पुत्री को समस्त दुखों का कारण, शूद्र और स्त्री को समान बताया गया है, और राजा की दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत है कि राजा तो ऊपर से मिलकर बनकर आता है, ठीक है ना। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है, और साथ ही साथ उसने बोला है कि जो एक राज्य होता है, मतलब जो एक साम्राज्य होता है, तो साम्राज्य जो होता है उसमें जो उत्तरी क्षेत्र का राजा होता है, एक उत्तरी क्षेत्र के राजा को आप क्या कहेंगे, और उत्तरी क्षेत्र के राजा की शासक प्रणाली को आप क्या कहेंगे। ऐसे ही दक्षिणी क्षेत्र का जो राजा है उसको क्या कहा जाएगा, और दक्षिणी क्षेत्र के राजा के साथ साथ दक्षिणी क्षेत्र की शासन प्रणाली को भी क्या कहा जाएगा। ऐसे ही आपका जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र के राजा को क्या कहा जाएगा, और न केवल पूर्वी क्षेत्र के राजा बल्कि पूर्वी क्षेत्र की शासन प्रणाली को क्या कहा जाएगा। ऐसे ही पश्चिमी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र की शासन प्रणाली को क्या कहा जाएगा, और ऐसे ही मध्य क्षेत्र और मध्य क्षेत्र की शासन प्रणाली और राजा को क्या। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको समझना है कि ऐत्रेय ब्राह्मण, एक वही ऐत्रेय ब्राह्मण जिसमें पुत्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया है, ठीक है। इसमें राज्य, राजा और उसकी शासन प्रणाली को समझाया गया है। मैं अभी आपको बताऊंगा राज्य, राजा और उसकी शासन प्रणाली, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना इसमें राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत है। इसमें बच्चे क्या है, इसमें राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत है, दैवीय सिद्धांत है कि ऐसे कोई ऐरा गहरा नतू गहरा राजा नहीं बन जाता, ठीक है। राजा वही बनता है जिसको ईश्वर चुनता है, और उसमें सभी ईश्वरी गुण होते हैं, ठीक है। तो यही राज्य की उत्पत्ति का और राजा की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत है कि ऐसे कोई भी राजा नहीं बनता, राजा वही बनता है जिसमें ईश्वरी गुण होते हैं, राजा वही बनता है बच्चे जिसमें ईश्वरी गुण होते हैं। तो ये बात आपको समझनी है। ऐत्रेय ब्राह्मण, इसमें राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत है, इस ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या है, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत है। चलिए, अब इसमें बोला है कि भैया जो उत्तरी क्षेत्र का राजा है, ठीक है, जैसे कोई उत्तरी क्षेत्र है, तो उत्तरी क्षेत्र का जो राजा है, उत्तरी क्षेत्र के राजा को, उस शासक को विराट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, विराट। और उस शासन प्रणाली को वैराज्य कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, वैराज्य। तो उत्तरी क्षेत्र की शासन प्रणाली जो है, उत्तरी क्षेत्र की शासन प्रणाली को कहा जाएगा वैराज्य। उत्तरी क्षेत्र की शासन प्रणाली को क्या कहा जाएगा, वैराज्य। उत्तरी क्षेत्र की शासन प्रणाली को क्या कहा जाएगा, वैराज्य, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आई, ठीक है। और उत्तरी क्षेत्र के शासन प्रणाली को वैराज्य, और शासक को क्या कहा जाएगा भैया, ठीक है, शासक को क्या कहा जाएगा, विराट। राजा को कहा जाएगा विराट, ठीक है। उत्तरी क्षेत्र की शासन प्रणाली को वैराज्य कहा जाएगा, और उत्तरी क्षेत्र की शासन प्रणाली का जो राजा होगा, राजा को क्या कहा जाएगा, विराट। ऐसे ही फिर दक्षिणी क्षेत्र का बताया है कि भैया जो दक्षिणी क्षेत्र का राजा होगा, दक्षिणी क्षेत्र के राजा को कहा जाएगा एक राजा भोज, ठीक है। दक्षिण क्षेत्र के राजा को भोज कहा जाएगा, और शासन प्रणाली को भोज्य कहा जाएगा। शासन प्रणाली को भोज्य और राजा को भोज कहा जाएगा। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ठीक है जी, क्लियर है। तो दक्षिणी क्षेत्र के शासन प्रणाली को भुज, और दक्षिणी क्षेत्र के राजा को क्या कहा जाएगा भैया, भोज कहा जाएगा। ऐसे ही जो पूर्वी क्षेत्र का, जो पूर्वी शासन प्रणाली का राजा होगा, तो सबसे पहले तो पूर्वी शासन प्रणाली, पूर्वी शासन प्रणाली को क्या कहा जाएगा, साम्राज्य। पूर्वी शासन प्रणाली को साम्राज्य। और अब आप बताओ कि भाई राजा को क्या कहा जाएगा, राजा को सम्राट कहा जाएगा, ठीक है। तो पूर्वी शासन प्रणाली को साम्राज्य कहा जाएगा, और राजा को सम्राट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सम्राट। जो पश्चिमी, जो पश्चिमी क्षेत्र होगा, ये आपको समझना है, क्या होगा भैया, जो पश्चिमी क्षेत्र होगा, सब लोग ठीक है समझना इस बात को, जो पश्चिमी क्षेत्र होगा, ठीक है, वेस्टर्न, पश्चिमी। तो पश्चिमी क्षेत्र की शासन प्रणाली को स्वराज्य कहा जाएगा, ठीक है। और पश्चिमी क्षेत्र के राजा को स्वराट कहा जाएगा, स्वराट कहा जाएगा। पश्चिमी क्षेत्र की शासन प्रणाली को स्वराज्य, ठीक है ना, और राजा को क्या कहा जाएगा, स्वराट। पश्चिमी क्षेत्र की शासन प्रणाली को स्वराज्य,
और राजा को क्या कहा जाएगा? सम्राट कहा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मध्य क्षेत्र पर आओ, मध्य क्षेत्र पर आओ। मध्य क्षेत्र की जो शासन प्रणाली है, मध्य क्षेत्र की शासन प्रणाली को राज्य कहा जाएगा और राजा को राजा कहा जाएगा। ठीक है, तो जो राजा है ना, वह मध्य क्षेत्र की शासन प्रणाली को कहा जाता है राजा। लेकिन हम आमतौर पर सभी के लिए राजा शब्द का प्रयोग करते हैं, हम सभी के लिए राजा शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे मान के चलिए बच्चे, देखिए मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। जैसे मान के चलिए, ठीक है, ये उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र का राजा क्या है? विराट। उत्तरी क्षेत्र का राजा क्या कहलाएगा? विराट, उत्तरी क्षेत्र का राजा। दक्षिणी क्षेत्र का राजा क्या कहलाएगा? भोज। पश्चिमी क्षेत्र का राजा क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चे? ठीक है, सौराठ, सौराठ पश्चिमी क्षेत्र का। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र का क्या कहलाएगा? सम्राट। और मध्य क्षेत्र का क्या कहलाएगा? राजा, राजा। ठीक है, ये है, बस इतनी सी बात बताई गई है। तो जो राजा उत्तरी क्षेत्र में शासन करेगा उसका राज्य विराज और वो राजा विराट। अच्छा, जो बेटा चारों दिशाओं में शासन करे, एक ऐसा राजा जो चारों दिशाओं में, चौहों दिशाओं में शासन करता है, चारों दिशाओं में शासन करता है, उसको कहते थे एकराट। चारों दिशाओं में शासन करने वाले को एकराट कहा जाता था। ठीक है जी, नोट पे लिखेंगे कि भाई चारों दिशाओं में शासन करने वाले को, चारों दिशाओं में शासन करने वाले को एकराट कहा जाता था। एकराट कहा जाता था, जो चारों दिशाओं में शासन करता है, चारों दिशाओं में शासन करने वाले को हम एकराट कहते हैं। चलिए, क्या ये मेरी बात समझ में आई? ठीक है, जो चारों दिशाओं में शासन करेगा सर उसे एकराट कहेंगे। आइए, अब इसके बाद उत्तर वैदिक काल में जो राज्य है, ठीक है, ध्यान रखना, उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। उत्तर वैदिक काल में जो राज्य है, ठीक है, तो एक जटिल प्रशासनिक संरचना बन चुका है। मेरी बात समझना, उत्तर वैदिक काल का राज्य एक जटिल प्रशासनिक संरचना बन चुका है। ठीक, कैसे बचे? कि वहां पर रत्न पाए जाते हैं। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में 12 रत्न का उल्लेख है जो प्रशासन में राजा के सहयोगी हैं, राजा के सहयोगी हैं। उत्तर वैदिक काल में बेटा अब राजा वो नहीं रहा पूर्व वैदिक काल वाला कि राजकृत नामक अधिकारियों के द्वारा बनाया जा रहा है, फिर राजा को वापस भी बुला सकते हैं, नहीं। उत्तर वैदिक काल में राजा धीरे धीरे वंशानुगत होता हुआ चला गया है, धीरे धीरे राजा वंशानुगत होता गया। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो उत्तर वैदिक काल का जो राजा है वो पूर्व वैदिक काल वाला राजा नहीं रहा। उत्तर वैदिक काल का राजा पूर्व वैदिक काल का राजा नहीं रहा। उत्तर वैदिक काल का राजा धीरे धीरे वंशानुगत होता चला जा रहा है। बात समझ में आ रही है ना? वो वंशानुगत होता हुआ चला जा रहा है। प्रशासनिक संरचना थोड़ी सी जटिल हो गई है। एक राजा का पद वैभव और प्रतिष्ठा से युक्त होने लगा है। राजा का पद बचे वैभव और प्रतिष्ठा से युक्त होने लगा है। अब वह जनता का सेवक कम, प्रतिष्ठा से युक्त, अब वह जनता का सेवक कम बचे, बल्कि वह एक ऐसा पद हो गया है, ठीक है, जिसकी, ठीक है, बहुत ज्यादा तारीफें की जाती हैं, ठीक है, जिसको बहुत ज्यादा बियॉन्ड द बाउंड्रीज दिखाने का प्रयास किया जाता है। तो राजा का पद वैभव प्रतिष्ठा से युक्त हो गया है। जैसे कि आपको पता है कि जैसे ऐतरेय ब्राह्मण में बोला भी है कि, ठीक है, राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है। ये हर कोई राजा नहीं बन जाता, वही राजा बन सकता है जिसके पास राजा बनने की क्वालिटी, और राजा बनने की क्वालिटी ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होती है, राजा बनने की क्वालिटी ईश्वर के द्वारा आती है। ठीक है, ईश्वर के द्वारा आती है, तो ये बात बोली गई है इसमें। अब इसमें जो 12 रत्न है, 12 रत्न में कौन कौन है? एक तो 12 रत्न में स्वयं राजा ही है। ठीक है, 12 रत्न में एक तो राजा ही है बच्चे। ठीक है, सबसे पहला रत्न खुद राजा ही होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? भाई खुद राजा ही होगा, ठीक है, इन 12 रत्न में। चलिए, लेकिन हमें इसको निकाल देना है, क्योंकि हमें केवल राजा के सहयोगियों के बारे में बात करनी है जो राजा के अलावा हैं। राजा के सहयोगियों के बारे में बात करनी है जो राजा की प्रशासन में मदद करते हैं, मंत्री परिषद में मदद करते हैं, राजा जिनकी सहायता से, ठीक है, पूरा का पूरा साम्राज्य संचालित करता है, पूरा राज्य संचालित करता है। हमें उनकी बात करनी है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुरोहित की। पुरोहित, पुरोहित धार्मिक प्रधान है, ये ध्यान रखना। ठीक है, नंबर फर्स्ट पुरोहित। ठीक है, पुरोहित कौन है? धार्मिक प्रधान है। ठीक है, पुरोहित कौन है? पुरोहित धार्मिक प्रधान है, पुरोहित।
दूसरा हम बात करेंगे महिषी। महिषी कौन है बच्चे? महिषी प्रधान रानी है, पुरोहित धार्मिक प्रधान है और महिषी प्रधान रानी होती है। मतलब राजा ऐसे तो बहुत सारे विवाह करता था, लेकिन जो एक राजा की सबसे प्रिय रानी होती थी, ठीक है, उसको कहा जाता है प्रधान रानी। तो पुरोहित धार्मिक प्रधान है और महिषी प्रधान रानी है। इसके बाद है युवराज। युवराज, युवराज राजा का ज्येष्ठ पुत्र, जो उसका उत्तराधिकारी होगा, क्योंकि अब राजा का पद कैसे है? वंशानुगत हो गया है। मैंने बताया ना बच्चे, राजा का पद कैसे हो गया है? वंशानुगत। तो युवराज कौन होगा? राजा का ज्येष्ठ पुत्र, जो राजा के बाद, ठीक है, उसका अगला उत्तराधिकारी होगा, उसको युवराज कहा जाएगा। नेक्स्ट अगला होगा तृतीय सारथी। तृतीय सारथी, तृतीय सारथी का मतलब होता है बेटा राजा का सबसे अधिक निकटवर्ती, एक राजा का जो सबसे बड़ा निकटवर्ती है, एक जो राजा के हर समय साथ रहता है। तो आप लिख सकते हैं कि तृतीय सारथी का मतलब है कि राज विषयक इतिवृत्त का संकलन करता, एक राजा का खासम खास आदमी, जिस पर राजा आंख बंद करके एक 24 घंटे विश्वास कर सकता है। तो राज विषयक इतिवृत्त का संकलन करता, इतिवृत्त का संकलन करता, राज विषयक इतिवृत्त का संकलन करता भैया क्या कहलाएगा? एक सूतीय सारथी। जो राज विषयक इतिवृत्त का संकलन करता है उसको किस नाम से जाना जाएगा? सूतीय सारथी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आएगा सेनानी। ठीक है, अगला जो रत्निन होगा वो सेनानी। सेनानी मीन्स जो भाई प्रधान सेनापति होगा, प्रधान सेनापति। फिर इसके बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, समाहर्ता और सन्निधाता। सन्निधाता, ठीक है, ये दो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, एक समाहर्ता और दूसरा बच्चे सन्निधाता। माफ करना, माफ करना, माफ करना, माफ करना, ठीक है, नहीं, चलो ठीक है ना। मैं मौर्य काल में चला गया। ठीक है, इसमें संग्रहित और भागदूत होगा। इसमें कौन होगा? इसमें संग्रहित और भागदूत होगा। माफ करना बच्चे, इसमें संग्रहित और भागदूत होगा। चलो ये भागदूत और संग्रहित, संग्रहित का मतलब है कोषाध्यक्ष, ये सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। संग्रहित कोषाध्यक्ष और भागदूत, भागदूत कर संग्रह करता, कर संग्रह करता, भागदूत कर संग्रह करता, ये ध्यान रखना है। एक भागदूत कौन है? भागदूत कर संग्रह करता है, जो टैक्स का कलेक्शन करता है। तो जो कर संग्रह करता है वो भागदूत है। और संग्रहित कौन है भैया जी? संग्रहित कोषाध्यक्ष है। ठीक है, इसके बाद ग्रामीणी। ग्रामीणी, ग्रामीणी गांव का मुखिया है, क्योंकि जो ये ग्रामीणी है, ग्रामीणी का कार्य होता है बच्चे, ये ग्रामीणी गांव का मुखिया होता है। ग्रामीणी कौन है बच्चे? गांव का मुखिया। और उसके बाद होता है आपका छठा या प्रतिहारी। छठा या प्रतिहारी, और ये जो छठा या प्रतिहारी है, इसका काम होता है मेरे प्यारे बच्चे कि राजमहल की रक्षा करना। ये छठा या प्रतिहारी राजमहल का रक्षक होता है। ठीक है, ये कौन होता है? राजमहल का रक्षक, राजमहल की रक्षा करना इसका प्रमुख कार्य है। राजमहल का रक्षक, देखना भैया हुआ। ठीक है, अभी तो संग्रहित कोषाध्यक्ष ये समझना है, भागदूत कर संग्रह करता है। जो सन्निधाता समाहर्ता वो मौर्य काल में थे। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेंगे संग्रहित और भागदूत मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद ठीक है, छठा प्रतिहारी, फिर गोभी करता होगा, गोभी करता। ठीक है, गोभी करता। अब ये गोभी करता कौन है बच्चे? तो गोभी का मतलब होता है आपका जंगल, गोभी का मतलब होता है जंगल। तो जो जंगल का मुखिया है, जो जंगल का प्रधान है, उसको आप गोभी करता कहेंगे। जो जंगल का मुखिया है, जो जंगल का प्रधान है, उसको गोभी करता के नाम से जाना जाता है। जो जंगल का मुखिया, जंगल का प्रधान है, उसको गोभी करता के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे पालागल। पालागल, पालागल का मतलब है जो राजकीय संदेशों को प्रसारित करता है, राजकीय संदेशों को जो प्रसारित करता है, राजकीय संदेशों को प्रसारित करने वाला। तो जो राजकीय संदेशों को प्रसारित करता है, राजकीय संदेशों को प्रसारित करने वाले को पालागल कहेंगे। गोभी कथा जो है वो जंगल का प्रधान है बच्चे, संग्रहित कोषाध्यक्ष है, एक भागदूत कर संग्रह करता है। ठीक है जी, क्लियर है? तो अब आप पढ़िएगा ये कितने हुए, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो ये पढ़िएगा कितने हुए। ठीक है, जरा काउंट करके आप मुझे बताओ कि कितने हुए हैं। कोई एका छूटा तो नहीं मुझसे? कोई एका छूटा तो नहीं? ठीक है, पुरोहित हो गया, ठीक है ना, महिषी हो गया, युवराज हो गया, सुसारथी। एक बार बताना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11 हुए हैं। इसका मतलब है एक छूटा हुआ है। एक कौन सा छूटा हुआ है? पुरोहित धार्मिक प्रधान है, महिषी प्रधान रानी है, युवराज राजा का ज्येष्ठ पुत्र है, जो राजा के बाद उत्तराधिकारी बनेगा।
ठीक है ना। और सूतिया सातिया जो राजभिषेक इतिवृत्त का संकलन करता है, सेनानी जो प्रधान सेनापति, संग्रहित जो कोषाध्यक्ष, भागदूत कर संग्रह करता है, ग्रामीण गांव का मुखिया है, छत्रपति हरि राजमहल धोबी करता है, पालागल है। ठीक है ना। और मैंने अक्षुबाप बताया, अक्षुबाप अक्षुबाप नहीं है बेटा, अक्षुबाप ये 12वां है। अक्षुबाप, अक्षुबाप का मतलब है बच्चे जो पासे के खेल में राजा का सहायक। ये पासे का खेल बुराई थी समाज में, ये पासे का खेल समाज में बुराई थी, लेकिन पासे के खेल में जो राजा का सहायक है, पासे के खेल में राजा को सहायक को हम अक्षुबाप कहेंगे। पासे के खेल में जो राजा का सहायक है, पासे के खेल में राजा के सहायक को किस नाम से जाना जाएगा? अक्षुबाप के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। तो टोटल ये बच्चे कितने हो गए? 12 हो गए। ये 12 रत्न हैं, जिन 12 रत्नों की सहायता से आपका प्रशासन चलता था। प्लीज एक बार थम्स अप करेंगे। ठीक है। आराम से अच्छे से आप इन 12 की 12 रत्नों को कोशिश करो कि आपकी क्लास में आपको याद हो जाए। ठीक है। सब लोग आराम से अच्छे से, और एक शानदार ईमानदार कोशिश होनी चाहिए कि हम इन्हें क्लास में याद करें। हेलो 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 हेलो। ठीक है, मेरी आवाज सही से आ रही है आप सभी को? चलो, तो ये 12 रत्न आपने अच्छे से कर लिए। या फिर क्लियर हुए बच्चे? चलिए ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे विवाह। फटाफट से विवाह। ठीक है, मैंने 8 प्रकार के विवाह बताए हैं जो उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में लिखे हुए हैं। ठीक है, 8 प्रकार के विवाह। सबसे पहले है, ठीक है ना, चलो आप विवाह समझ गए। ठीक है, विवाह। तो उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ जो हैं उनमें विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं कि जो विवाह होगा भैया, ठीक है, वो 8 में से किसी भी एक प्रकार का विवाह हो सकता है। मतलब अब आप देख लेना आपका कौन सा विवाह हुआ है इनमें से। तो सबसे पहला है, ठीक है, सबसे पहला विवाह का प्रकार बताया गया है ब्रह्म विवाह। विवाह का जो सबसे पहला प्रकार बताया गया है वो बताया गया है बच्चे ब्रह्म विवाह। उसके बाद दूसरा देव विवाह, तीसरा आर्ष विवाह, चौथा चौथा प्रजापत्य विवाह विवाह, ठीक है, पांचवा गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह, ठीक है, छठवां राक्षस विवाह राक्षस विवाह, सातवां असुर विवाह, असुर विवाह, और आठवां, ठीक है, पैशाच विवाह, पैशाच विवाह। ठीक है, पैशाच विवाह। चलिए देखेंगे। तो विवाह 8 प्रकार के हैं, ब्रह्म, देव, आस, प्रजापति, गंधर्व, राक्षस, असुर और पिशाच विवाह। ठीक है। इसके अलावा 2 अन्य प्रकार होंगे, इनके अलावा विवाह के 2 अन्य प्रकार होंगे। जी ठीक है अमरदीप। और इनके अलावा जो 2 विवाह के अन्य प्रकार होंगे वे होंगे बच्चे अनुलोम, अनुलोम विवाह, और दूसरा होगा भाई प्रतिलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। इसके अलावा 2 अन्य प्रकार होंगे, एक अनुलोम और दूसरा बच्चे कौन सा? प्रतिलोम विवाह। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर ये बताओ ये कौन-कौन से हैं? ठीक है ना? थोड़ा-सा समझा दूँ। ब्रह्म विवाह का मतलब होता है कि आपने जब समान वर्ण में विवाह किया है। जी।
ठीक है। ब्रह्म विवाह का मतलब होता है अमरदीप कि जब आपने समान वर्ण में विवाह किया है, समान वर्ण। अब आज का वर्ण समान नहीं है, समान वर्ण में विवाह। अब जैसे, चलो ठीक है, ज्यादा नहीं समझाना मुझे। समान वर्ण में विवाह कैसा है? ब्रह्म विवाह है। जब समान वर्ण में विवाह किया जा रहा है, ब्रह्म विवाह है। देव विवाह बच्चे दूसरे नंबर का विवाह है, देव विवाह। देव विवाह का मतलब होता है कि पुरोहित को, ठीक है, दान में जो कन्या, जैसे पुरोहित लोग बच्चे जब ये जाते थे यज्ञ कराने, तो पुरोहित लोग जब यज्ञ कराने जाते थे तो इनको दान में कन्या मिलती थी, ठीक है, गाय मिलती थी। ठीक है, तो अगर किसी पुरोहित को दान में कन्या मिली है, उस कन्या के साथ आपने विवाह कर लिया है, तो ये देव विवाह माना जाता है। तो पुरोहित को दान में मिली कन्या के साथ विवाह, पुरोहित को दान में मिली कन्या के साथ विवाह, साथ विवाह। तीसरा है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह का मतलब है आपने विवाह किया, जैसे ठीक मुझे किसी ने बजिया, ठीक है, मेरी बहू दी, मतलब मेरी पत्नी किसी ने दी, तो वो भाई कोई पिता होंगे, कोई माता होंगे जिन्होंने अपनी पुत्री मुझे सौंपी है, ठीक है ना। तो भाई मैं उनको इस ऋण के बदले, ठीक है, एक जोड़ी बैल या एक गाय, एक बैल चुका कर उनका ऋण चुकाऊं, ठीक है, ध्यान रखना। तो कन्या धन के बदले, बदले एक जोड़ी बैल चुकाकर किया गया ब्याह। आज तो उल्टा जो है भाई, चुकाकर किया गया विवाह। आज तो उल्टा क्या है भैया, आज तो बेशर्मी से दहेज और मांगते हैं कि इतना चाहिए, कितना चाहिए, ठीक है, ये हालत है आज। ठीक है साहब, इतना चाहिए, अगर इतने से कम है तो नहीं हो पाएगा। सर एमसीक्यू तो कराइए राजीव कुमार जी, ऐसे बहुत सारे मेरे पास एक बच्चों के हैं कि सर एमसीक्यू तो कराइए, आप भी तो खुद से कुछ करिए। आप बताइए यार, ठीक है, अगर मैं एमसीक्यू कराने लग जाऊंगा, ठीक है, मुझसे करवा लो एमसीक्यू, फिर सिलेबस कौन पूरा करवाएगा? ठीक है, मुझे सबसे ज्यादा, ठीक है, जो टेंशन है वो है कि एक टाइमली आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। एमसीक्यू तो ठीक है, जब चाहे तो आप पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर एमसीक्यू खूब करवाएंगे, यूट्यूब पर दिन रात प्रैक्टिस करवाएंगे एमसीक्यू की, है ना जी? ठीक है। तो अच्छा, अमरदीप जी, अमरदीप, अक्षय वाप का दो मतलब होता है। अक्षय वाप एक, ठीक है, लेखाधिकारी भी है, और अक्षय वाप जो है वो पासे के खेल में राजा का सहायक भी है, ठीक है, ध्यान रखना। अक्षय वाप पासे के खेल में राजा का सहायक भी है, और पक्षवाप लेखाधिकारी भी है, ठीक है, लेखा परीक्षक भी है। ठीक है, तो दोनों ही आप लिख सकते हो, ठीक है ना। ये आप आपने जिस बुक से पढ़ा है उसमें केवल वही होगा। तो कन्या धन के बदले एक जोड़ी बैल चुकाकर जो विवाह किया जाता हो, आज तो मैंने आपको बताया कि उल्टा, ठीक है ना, कन्या तो लेते ही लेते हैं और ऊपर से भैया ढेर सारा, ठीक है, धन और लेते हैं, तो ये दिक्कत है भाई, है ना। इसके बाद प्रजापत्य, प्रजापत्य का मतलब है बिना दहेज के किया गया विवाह, बिना दहेज के किया गया विवाह, बिना दहेज के किया गया विवाह, वो प्रजापत्य विवाह है। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह, और आप लिखेंगे कि भैया शकुंतला, ठीक है, और भरत का जो विवाह है, ठीक है, उसको प्रेम विवाह माना गया है। राजा शकुंतला, सॉरी, ठीक है ना, राजकुमारी शकुंतला और भरत का जो विवाह है उसको प्रेम विवाह माना गया है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि सॉरी, भरत नहीं, दुष्यंत, दुष्यंत, राजा दुष्यंत और शकुंतला का विवाह, ठीक है, माफ करना, भरत निकल गया। तो राजा दुष्यंत और शकुंतला का जो विवाह है वह प्रेम विवाह है जी। तो आपने कौन सा विवाह किया है, आप बताओ पहले अपना। सर आपने अपनी शादी में दहेज नहीं लिया था एक रुपया नहीं लिया था। अब देखो कैमरे के सामने तो हम आदर्श बन सकते हैं, ठीक है, कि हम बोल सकते हैं कि नहीं नहीं, अगर आप मुझे व्यक्तिगत तौर पर जानते हो या कोई भी मुझे व्यक्तिगत तौर पर जानता हो तो आप उनसे पूछना, ठीक है। मैंने, ठीक है, विवाह में बचे दहेज एक रुपया नहीं लिया, ठीक है। दूसरा, और वो वैसा मैंने कोई ट्रेडिशनल विवाह किया ही नहीं जो आज की डेट में नौटंकी होता है, आप समझ रहे हो ना, नौटंकी, ठीक है, बिल्कुल सादा सिंपल, ठीक है, एकदम सभी प्रकार के अलंकरण दिखावे से, ठीक, कोसों दूर, ठीक, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई महिमा मंडन नहीं किया गया जैसे आज होता है। ठीक है, आज क्या है कि आज विवाह कम, ठीक है, एक तरह का सामाजिक महिमा मंडन ज्यादा है। ठीक है, अब तो गांव में भी मतलब ये को प्रथा पहुंच गई है कि गांव में देखो बेचारा, ठीक है, पिता जो है वो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, लेकिन फिर भी विवाह हो रहा है, लड़की को पूरा शो ऑफ करना है, ठीक है। टेंट 5 दिन पहले ही आ जाएगा, पहले एक हल्दी का प्रोग्राम होगा, उसमें क्या है कि यहाँ पे लिखा जाएगा हल्दी, ठीक है, 4-5 सहेली आएंगी, सब पीले कपड़े पहने होंगे, ठीक है, 4-5 सहेली हल्दी लगा रही होंगी, बाकायदा कैमरा जो है वो उसको सारे फंक्शन को शूट कर रहा होगा। फिर हल्दी के बाद फिर मेहंदी का प्रोग्राम होगा, तो उसमें हरे कपड़े पहने जाएंगे, मेहंदी के बाद फिर ये प्रोग्राम होगा, एक संगीत का होगा, ठीक है। ये सभी आडंबर हैं। मैच्योरिटी तब है जब आप समझेंगे कि ये वास्तव में बहुत गलत है, इसका कोई मतलब नहीं है। अरे आपको वैवाहिक जीवन में क्या चाहिए, सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, शांति चाहिए, तो उसके लिए फिर इतना तमाशा आप क्यों कर रहे हो? ठीक है, ये बात मैं बेटा सालों पहले जान गया था, ठीक है। तो और मुझे ये पर्सनली बहुत खराब लगता है, ठीक है। और मैं जैसे बोलता हूँ ना कि जैसे शेरवानी पहना दिए जाते हैं, कल मैंने बोला उत्तर वैदिक काल में क्या दिवस बस, ठीक है, वो पहना दिया जाता है, मैंने वो भी नहीं पहना था,
में जो शेरवानी वगैरह होता है, तो या ठीक है। और रुपया तो एक नहीं लिया बच्चे, मैंने बिल्कुल बोल दिया था कि जो मैं अपने हाथ पैरों से कमा लूंगा भाई, वही मेरा है, उसी का मैं अधिकारी हूँ, बाकी का लूंगा साहब तुम्हारा 1 रुपया नहीं मैं। ठीक है, उनको ये लगा शुरुआत में कि भाई ऐसा ही बोलते हैं सब लोग। बात समझ में आ रही है ना, कि ऐसे ही बोलते हैं जैसे बोलते हैं गाँव में कि हमने सब 1 रुपया से विवाह किया है। एक लेकिन फिर लड़की वाला ने दे दी, कार भी दे दी, लड़की वाले ने फ्रिज भी दे दिया, टीवी भी दे दिया, तो फिर पता है लड़का वाला कितना स्मार्ट होता है, वो बोलता है कि सब हमें क्या दिया है, जो दिया है अपनी बेटी को दिया है। अब हमें भी ऐसे ही आ गया सब कुछ सामान, हमने हाथ जोड़ के वापस लौटा दिया कि 1 रुपया नहीं चाहिए, जब बोल दिया पहले लिटरली 1 रुपया नहीं, 1 रुपया नहीं। और मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, उसमें ठीक है, उस समय ठीक है, जिस समय मेरी शादी हुई थी, मेरी माता जी तीसरी बार लगातार प्रधान थी, पिताजी मेरे एक्साइज इंस्पेक्टर हैं। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं कि कोई कम दहेज आया होगा। ठीक है, तो इसके लिए गट्स चाहिए, गट्स चाहिए, आपको अपनी मेहनत पर भरोसा होना चाहिए कि ये सब मैं कमा लूंगा। ठीक है, मुझे समय लगेगा, 1 साल 2 साल 3 साल, लेकिन किसी का ऋण मेरे ऊपर तो नहीं रहेगा ना, कम से कम। ठीक है, तो गंधर्व विवाह मीन्स प्रेम विवाह। अब राक्षस विवाह, राक्षस विवाह का मतलब होता है बच्चे, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। ठीक है, ये कौन सा है, दुष्यंत और शकुंतला का विवाह। राजा दुष्यंत और शकुंतला, शकुंतला का विवाह ऐसे ही होता है, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। जैसे आपने देखा है ना, बहुत सारे लोग कन्या को खरीद कर विवाह कर लेते हैं। ठीक है, उनके माता पिता जैसे बिहार में आप चले गए या फिर बंगाल में आप चले गए, और ऐसी स्थिति में जो है ना कन्या को खरीद कर विवाह किया गया हो, तो वह ठीक है। इसको आप एक काम करना बच्चे, ठीक है, आज थोड़ी सी मुझसे गलती हो रही है, और वो गलतियां हो रही हैं बिकॉज ऑफ बच्चे कि आज मेरा जो है ना मन, ठीक है, इसको आप करेंगे असुर। ऊपर असुर विवाह है, जब कन्या को खरीद के विवाह किया गया असुर, और असुर से खराब होता है राक्षस विवाह, है ना। तो बस एक ये आप, मुझे पता है थोड़ा सा आपके नोट्स में, ठीक है, आपको ये ऊपर नीचे करना पड़ेगा, माफी चाहता हूँ मैं इसके लिए, तो ये ध्यान रखना। असुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, और उसके बाद आता है बच्चे राक्षस विवाह। ठीक है, राक्षस विवाह। अब ये जो बच्चे राक्षस विवाह है, ठीक है, राक्षस विवाह में क्या है कि जब कोई भी राजा किसी दूसरे राजा को पराजित कर देता है, जब कोई एक राजा किसी दूसरे राजा को पराजित कर देता है, तो पराजित राजा की कन्या के साथ जो विवाह किया जाता है, उसे हम राक्षस विवाह कहते हैं। पराजित राजा की कन्या के साथ विवाह, राजा की कन्या के साथ विवाह, पराजित राजा की कन्या के साथ विवाह। ठीक है, और लास्ट है पिशाच विवाह। पिशाच विवाह मतलब ये सबसे निम्न कोटि का विवाह माना जाता है, जो आपका पिशाच विवाह, मतलब इससे ज्यादा खराब, इससे ज्यादा सड़ा और इससे ज्यादा बेकार कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, जो ये पिशाच विवाह है। ठीक है, अब पिशाच विवाह क्या है कि भाई सोती हुई कन्या को अपहरण करके, सोती हुई कन्या को अपहरण करके, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं बोल, चलो आप सब लोग समझदार हैं। देखिए, जो मैं छोटी क्लासेस को पढ़ाता हूँ, जिनमें बच्चे छोटे होते हैं, उनके सामने तो नहीं बोल पाता, आपके सामने बता देता। सोती हुई कन्या को अपहरण करके मतलब पहले, ठीक है ना, शारीरिक संबंध स्थापित करके और उसके बाद जो विवाह किया जाता है, जैसे मदिरापान करके, ठीक है ना, महिलाएं मदिरापान करती थी, ऐसा उल्लेख है उत्तर वैदिक काल में। तो मदिरापान करके, ठीक है, बेशुद्ध कोई भी महिला, ठीक है, सोई हुई है, ठीक है, इस तरह से, तो आपने पहले उनके साथ, ठीक है, सहवास किया, और उसके बाद विवाह किया। ठीक है, फिर वो विवाह आपने प्रेशर में किया किसी भी तरह से, ठीक है, जब लोगों का प्रेशर पड़ा कि नहीं भाई, ठीक है, आपने चूंकि इससे सहवास कर लिया है, तो अब आपको विवाह करना पड़ेगा, तो इस तरह का विवाह जो है पिशाच विवाह माना जाता है। राक्षस विवाह, जैसे एक राजा दूसरे राजा को पराजित करता है, ऐसा किया था उदयन ने। पक्ष का शासक था उदयन। उदयन ने एक्चुअली क्या किया था कि अवंती के शासक चंड प्रद्योत को पराजित किया, चंड प्रद्योत को पराजित करने के बाद उसकी बेटी वसुवदत्ता के साथ विवाह किया। तो पराजित राजा की कन्या के साथ विवाह, ठीक है, ये राक्षस विवाह। असुर विवाह कि जब आप कन्या को खरीदकर, ये दशरथ का विवाह ऐसे ही था कि केकई को खरीदकर विवाह किया गया था, केकई को खरीदा गया था। तो राजा दशरथ और केकई का विवाह एक्चुअली यही है, असुर विवाह है। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, दुष्यंत और शकुंतला का जो विवाह है, ठीक है, वो गंधर्व विवाह है। फिर प्रजापति विवाह, जो बिना दहेज की विवाह किया जाता है, उसको प्रजापति विवाह कहते हैं, जिसमें 1 रुपया भी दहेज नहीं लिया गया, दैट इज कॉल्ड प्रजापति विवाह। आर्थ विवाह, कन्या धन के बदले या एक जोड़ी बैल चुकाकर, ठीक, आपको कन्या धन मिला है, तो आप एक जोड़ी बैल चुकाकर जो विवाह करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं। अब अनुलोम विवाह, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह, जरा इसको आप समझना बच्चे कि क्या होता है अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में देखो, जो पुरुष होगा, ठीक है ना, वह अपर कास्ट से होगा, ठीक है ना, और जो महिला होगी वह लोअर कास्ट से होगी, लोअर कास्ट से होगी। ठीक है ना। अभी अपर और लोअर, देखिए इस वर्ड का यूज किया गया, तो इसलिए मैं बच्चे इसी शब्द का यूज कर रहा हूँ। तो पुरुष जो है वह उच्च वर्ण से, तो उच्च वर्ण के पुरुष का निम्न वर्ण की महिला के साथ विवाह, अनुलोम विवाह। और प्रतिलोम विवाह जो है उल्टा हो जाएगा। प्रतिलोम विवाह में फीमेल उच्च वर्ण की है, फीमेल उच्च वर्ण की है, और जो पुरुष है वह निम्न वर्ण का।
वह निम्न वर्ग का है। तो इस प्रकार के विवाह को हम लोग क्या बोलेंगे? इस प्रकार के विवाह को हम प्रतिलोम विवाह बोलेंगे। प्रतिलोम विवाह बोलेंगे इस प्रकार के विवाह को, ठीक है? तो ये अनुलोम और प्रतिलोम विवाह है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये विवाह के प्रकार हैं बस, ठीक है? इतना ही हमें समझना है, ठीक है? और कुछ हमें ज़्यादा समझना है नहीं, ठीक है? इसके बाद, ठीक है, इसमें जो भी फैक्ट बचे हुए हैं, ठीक है, वो फैक्ट आप मुझे अलाउ करेंगे कि वो फैक्ट जो है ना, क्योंकि कल तो आपकी क्लास ऑफ रहेगी, तो नेक्स्ट जब भी आपकी क्लास होगी, सैटरडे को आपकी क्लास होगी, तो ठीक है, सैटरडे की क्लास में मैं वो सारी फैक्ट्स जो है ना एक रिटन फॉर्म में ले आऊंगा और वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आपने पूरा उत्तर वैदिक काल समझ लिया, ठीक है? कि उत्तर वैदिक काल में देखो, उत्तर वैदिक काल में जटिलताएं बड़ी हैं। चाहे आप समाज में देखो, समाज में उत्तर वैदिक काल में जटिलताएं बड़ी हैं, ठीक है? समाज जो है वो पितृसत्तात्मक तो पहले से था, ठीक है? लेकिन अब महिला और शूद्रों की स्थिति दयनीय होती चली गई है। शूद्रों को जो है शेष 3 वर्णों के तुलना में कम अधिकार मिले हैं, और ऐतरेय ब्राह्मण को आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि स्त्री या महिला कितनी बड़ी विलेन है, कि स्त्री को, महिला को सभी दुखों का कारण बताया है, महिला को तो सभी दुखों का लिटरली कारण बताया है, और शूद्र और स्त्री को सम्मान बताया, पुत्र प्राप्ति की कामना की गई, तो वो सारी चीजें हैं। इसके बाद, ठीक है, मैं अथर्ववेद में, जैसे अथर्ववेद में मोटा मोटा सभा और समति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है, एक अथर्ववेद में नरिष्ट नाम की एक नई संस्था का उल्लेख मिला है, तो वो सारी चीजें मैं आपको, वो जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, वो मैं आपको लिखा हुआ मैं बता दूंगा, ठीक है? इसके अलावा राजनीति, राजनीतिक व्यवस्था में राजा का पद जो है वो वंशानुगत हो गया। राजा को अब राजकर्ता नहीं बनाते, ठीक है? राजा को, ठीक है, अब समिति नहीं बनाती, एक राजा जनता के द्वारा नहीं चुना जाता, राजा वंशानुगत हो गया, और राजा का महिमा मंडन किया गया, उसकी दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत स्थापित किया गया, बोला गया जो चारों दिशाओं में विजय स्थापित करेगा वो विराट होगा, जो उत्तरी क्षेत्र का राजा होगा, ठीक है, वो विराट होगा, जो दक्षिणी क्षेत्र का होगा वो भोज होगा, जो पश्चिमी क्षेत्र का होगा स्वराट होगा, जो पूर्वी क्षेत्र का होगा वो राजा होगा, ठीक है? तो इस तरह से बोला गया है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है? राजा के बारे में उसका महिमा मंडन किया गया है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है? चलिए, अब इसके बाद हम आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक है बच्चे हमारा महाजनपद काल, ठीक है ना? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, तो 6वीं से, और आर्यों को विस्तार को बताने के बाद फिर हम महाजनपद काल को पढ़ेंगे बड़े प्यार से, ठीक है? बहुत अच्छे, थैंक यू भैया, आप सब लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तुम लोग बड़े क्यूट हो यार, सब लोग बड़े अच्छे हो, बड़े प्यारे हो, बस ठीक है, पूरी मेहनत के साथ पढ़ा और करो, है ना? तो पूरी मेहनत के साथ पढ़ोगे तो और अच्छे हो जाओगे, बस मेरी एक बात मानो, है ना? चलिए, महाजनपद काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, देखो अब यहाँ पर आप समझना महाजनपद काल को। आर्यों के विस्तार का पहला क्रम था कि जब आर्य मध्य एशिया, ईरान होते हुए, ठीक है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से कई शाखाओं में वो भारत में आए, ठीक है, सब आंध्र प्रदेश में। आर्यों के विस्तार का दूसरा क्रम स्टार्ट हुआ जब आर्य बचे गंगा यमुना के दोआब में आए, ठीक है? और गंगा यमुना के दोआब में आकर आर्य लगातार पूरब की तरफ अपना विस्तार करते रहे। गंगा यमुना के दोआब में आकर आर्य लगातार अपना पूर्वी विस्तार करते रहे, लगातार अपना पूर्वी विस्तार आर्य करते रहे। ये बात समझ में आ रही है? अब जब पूर्वी विस्तार हुआ क्या बचे? ठीक है, कि ये तो है आर्यों के विस्तार का, ठीक है, पहला क्रम, कि आर्य मध्य एशिया। फिर से मुझे एक बार समझाना पड़ेगा, या फिर मैं ना भी समझाऊं, मैं क्यों समझाऊं, मैं समझा चुका हूं, बस मैं उस फिगर पर आपको दोबारा से लेके जाऊं। देखो, हाँ, दोबारा से फिगर बनाने का क्या मतलब? देखो, इस फिगर के मैं दोबारा से लेकर आऊँ आपको, आप समझो कि यहाँ पर आर्यों के विस्तार का पहला क्रम है, और आर्यों के विस्तार का पहला क्रम मेरे प्यारे बच्चे ये है कि आर्य मध्य एशिया से ईरान, ईरान से अफगानिस्तान, और कई शाखाओं से होते हुए वो सब आंध्र प्रदेश, मतलब पंजाब के क्षेत्रों में आकर बसे। लेकिन यहाँ पर आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था, इसलिए गाय जो है वो आर्यों के लिए, ठीक है, सबसे प्रमुख, सबसे पूजनीय पशु था। एक गाय को वो अग्नियां कहते थे, गाय की खोज के लिए कई बार युद्ध भी होते थे, और आपने देखा कि भेड़ पालक को अभिपाल, बकरी पालक को अजपाल, ठीक है, और चारागाह के अधिकारी को वाज्यपति, ठीक है, इस तरह के शब्द देखने को मिलते थे। पशुपालन प्रमुख व्यवसाय था, लोहे का विकास नहीं हो पाया था, ठीक है, इसलिए पशुपालन जो है वो प्रमुख व्यवसाय था। समझ में आता है भाई? लेकिन आर्यों के विस्तार का दूसरा दौर तब शुरू हुआ जब लोहे का विकास हो गया। अब आर्य को बहुत बड़ा लैंड चाहिए जिस पर आर्य खेती कर सके, क्योंकि ये वाला लैंड उसके लिए कम पड़ा, और जब ये वाला लैंड उसके लिए कम पड़ा तो उसको चाहिए बहुत विशाल लैंड जिस पर कि वह, ठीक है, खेती कर सके। तो फिर भैया जब वह गंगा यमुना के दोआब की तरफ बढ़ा, दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, तो जब वह गंगा यमुना के दोआब की तरफ बढ़ा तो गंगा यमुना के दोआब में बचे न केवल वह बढ़ा, वहां पर उसने कृषि कर्म का विस्तार किया, और उसने वहां पर खेती राज्य स्थापित की, शुरुआत में कुरु और पांचाल। ठीक है, अब ये जो है ना, अब हुआ क्या कि लगातार कृषिगत उत्पादन होने से आर्थिक संपन्नता आई है इन क्षेत्रों में, क्योंकि कृषि का लगातार उत्पादन बढ़ा है। कृषि उत्पादन करने से लोगों का जीवन स्तर बढ़ा है, लोगों को अधिक मात्रा में आय की प्राप्ति होने लगी है, आय की प्राप्ति होने से अधिक मात्रा में आर्थिक संपन्नता आई है। अब अधिक मात्रा में आर्थिक संपन्नता आने से मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, चूंकि अधिक मात्रा में आर्थिक संपन्नता आई, तो इस अधिक मात्रा में आर्थिक संपन्नता आने से, जैसे ये जो शुरुआत में 2 महाजनपद निर्मित हुए ना, ऐसे आगे चल के एक कौशल और काशी,
ठीक है, तो 4 हो गए और धीरे-धीरे बच्चे बड़े-बड़े नगरों का विकास हुआ, ठीक है, जहाँ पर व्यापारिक गतिविधियाँ होने लगीं। बड़े-बड़े नगरों का विकास हुआ, जहाँ पर व्यापारिक गतिविधियाँ होने लगीं और इसको कहा जाता है बच्चे कि 16 क्षेत्रीय महाजनपदों का विस्तार हुआ। 16 क्षेत्रीय महाजनपदों का जो विस्तार हुआ, ठीक है, 16 क्षेत्रीय महाजनपदों का जो विस्तार हुआ, इसको भारतीय इतिहास में सेकंड अर्बन रिवॉल्यूशन, द्वितीय नगरीय क्रांति बोला जाता है। इसको भारतीय इतिहास में द्वितीय नगरीय क्रांति बोला जाता है, सेकंड अर्बन रिवॉल्यूशन बोला जाता है, द्वितीय नगरीय क्रांति बोला जाता है। ये बात समझ में आ रही है? मतलब अब हुआ क्या, देखो नगरों का विकास हुआ कैसे? आर्थिक संपन्नता के कारण। जब पैसे का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होने लगा तो उद्योग धंधों का विकास हुआ। देखो, जब प्राथमिक क्षेत्र का विकास होता है तो प्राथमिक क्षेत्र के बाद द्वितीय क्षेत्र का विकास होता है, हर देश हर समय आप देख लो। तो जब कृषि का उत्पादन बहुत अधिक हुआ तो स्वाभाविक सी बात ही बचे, एक वहां पर फिर औद्योग संबंधी गतिविधियां होने लगी, व्यवसायिक संबंधी गतिविधियां होने लगी। और उद्योग और व्यवसाय गांव में नहीं होते, उद्योग और व्यवसाय नगरों में होते हैं, नगरों की जरूरत होती है। और इस तरह से बेटे 16 एक क्षेत्रीय नगरियों का या 16 क्षेत्रीय राज्यों की उत्पत्ति हुई। देखो, उन सभी राज्यों की जो राजधानी थी, लेकिन नगरों में स्थापित थी। सभी राज्यों की जो राजधानी थी, सभी राज्यों की राजधानी नगरों में स्थापित थी। उनको 16 क्षेत्रीय महाजनपद बोला गया और इस घटना को द्वितीय नगरीय क्रांति। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बताओ पहली नगरीय क्रांति क्या है? तो आप कहेंगे सर सिंधु सभ्यता। जो सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता है, वो पहली नगरीय क्रांति भारतीय इतिहास में बोली जाती है। ठीक है, क्लियर है? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये पूरा एक क्रम है और उसी में हमें पढ़ना है। अब देखो, आपको ये महाजनपद पढ़ना है। जब आप महाजनपद पढ़ेंगे ना, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि बच्चे, ये जो 16 महाजनपद हैं, इन 16 में से, ये जो 16 महाजनपद हैं, इन 16 में से एक महाजनपद है जो केवल विंध्याचल के दक्षिण में है। ये है विंध्याचल, मतलब विंध्यन पर्वत। केवल एक महाजनपद है जो विंध्यन के दक्षिण में है और उस महाजनपद का नाम है अशमक। अशमक, ठीक है, इसकी राजधानी है पोर्टली। बाकी के सारे महाजनपद विंध्याचल के उत्तर में है। मतलब 15 महाजनपद तो उत्तर भारत में है, केवल एक महाजनपद दक्षिण भारत में है। और जो एक महाजनपद दक्षिण भारत में है उसका नाम क्या है? उसका नाम है अशमक। ठीक, उसका नाम क्या है? अशमक। तो 15 के 15 महाजनपद कहाँ है? उत्तर भारत में है। केवल एक महाजनपद दक्षिण में है, उसका नाम है अशमक, जो कि विंध्याचल के उत्तर में दक्षिण में है। ठीक है, चलिए इसके बाद है क्या बचे कि ये जो महाजनपद है इनकी लिस्ट हमें अलग अलग सोर्सेज से मिलती है। महाजनपदों के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे पास दो टेक्स्ट हैं। एक तो है बौद्ध टेक्स्ट, बौद्ध ग्रंथ, और दूसरे हैं हमारे पास जैन ग्रंथ। दो ग्रंथ है, बौद्ध और जैन। बौद्ध ग्रंथों में भी दो हैं, एक है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, दूसरा है महावस्तु, और जैन ग्रंथ है आपका भगवती सूत्र। आपका भगवती सूत्र। ठीक है जी, क्लियर हुआ? ये बात समझ में आई? पानी पी लेता हूँ। ठीक है, तो महाजनपदों के बारे में जानकारी देने वाले दो ग्रंथ हैं, दो टेक्स्ट हैं जो महाजनपदों के बारे में जानकारी देते हैं। और फिर दो टेक्स्ट कौन कौन से हैं? ठीक है, एक बौद्ध, दूसरा जैन। बौद्ध टेक्स्ट में, बौद्ध ग्रंथों में अंगुत्तर निकाय और महावस्तु। कौन सा भैया? अंगुत्तर निकाय। अब अंगुत्तर निकाय से जो 16 महाजनपदों की लिस्ट मिली है वह सर्वाधिक मान्य है। अंगुत्तर निकाय से जो 16 महाजनपदों की लिस्ट मिली है बच्चे, वो सबसे अधिक मान्य लिस्ट है। ठीक है, सबसे अधिक मान्य लिस्ट जो है वह कौन सी है? मैं फिर से आपसे पूछूंगा, सबसे अधिक मान्य लिस्ट कौन सी है? ठीक है, सबसे अधिक मान्य लिस्ट है बच्चे जो अंगुत्तर निकाय से मिली है 16 महाजनपदों के बारे में, वो सबसे ज्यादा मान्य, वो सबसे ज्यादा वैलिड है। ठीक है, महावस्तु और भगवती सूत्र देखो है कितना कि 14 के 14 महाजनपद सब में सेम है, केवल दो महाजनपदों के बारे में ठीक है दिक्कत है। ठीक है, 14 महाजनपद सब में सेम है। ठीक है, 14 महाजनपद एक जैसे हैं सभी ग्रंथों में, सभी ग्रंथों में, लेकिन दो के चक्कर में है। जैसे अंगुत्तर निकाय में गांधार, अरे भैया, ठीक है, जैसे अंगुत्तर निकाय में गांधार, और दूसरा है आपका गांधार, और दूसरा हाँ, दूसरा तक्षशिला। नहीं नहीं, अरे यार, अंगुत्तर निकाय में ठीक है, एक तो तुम्हारा ठीक है गांधार, और दूसरा कंबोज, जिसकी कैपिटल राजापुर हाटक है। गांधार और दूसरा कंबोज। ठीक है, 14 सेम है, लेकिन जो दो है, ठीक है, जो दो महाजनपद है 14 सेम है, 14 के 14 महाजनपद सेम है, जो 14 महाजनपद है, लेकिन जो दो है ठीक है गांधार और कंबोज है।
ये ध्यान रखना। जो 2 हैं बच्चे वो कौन है? गांधार और कंबोज है। 14 के 14 सेम है। तो जो है 15 में गांधार और 16 में कंबोज है। महावस्तु पे आएंगे अब आप। एक महावस्तु में इन 2 के स्थान पर गांधार और कंबोज नहीं है, इन 2 के स्थान पर महावस्तु में भंग और मलय है। भंग और मलय इसकी भारी मूल्य है। और ध्यान ग्रंथ भगवती सूत्र में ये 2 नहीं है, बल्कि दर्शन और सीवी है इनके स्थान पर। दर्शन सीवी, दर्शन मीन्स मध्य भारत, सीवी मीन्स पंजाब, और सीवी मीन्स पंजाब का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र। ठीक है, तो ये बात आपको लिखनी है कि सब 16 महाजनपदों में से 14 की लिस्ट सभी में सेम मिलती है, केवल 2 ही महाजनपदों की लिस्ट जो है ना गड़बड़ है। और फिर भी मैं बता रहा हूं आपको कि सर्वाधिक मान्य महाजनपद भैया किसके हैं? अंगुत्तर निकाय, मतलब अंगुत्तर निकाय गांधार और कंबोज को ही ठीक है 16 महाजनपदों की लिस्ट में शामिल किया गया है। गांधार कंबोज को ना तो सब भंग मलय को किया गया, ना ही दर्शन और सीवी को किया गया। ठीक है जी, और केवल एकमात्र असम के ऐसा महाजनपद है जो कि विंध्यन के दक्षिण में से, सभी महाजनपद कहां पर है? विंध्यन के उत्तर में है। ये बात भी समझ में आ गई सभी को? क्लियर है? चलो अब हम एक एक करके महाजनपद देखेंगे, एक एक करके महाजनपद देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अंग। अंग, ठीक है, अंग की राजधानी है चंपानगरी। देखो ऐसे करके अंग, राजधानी चंपानगरी, अंग की राजधानी चंपानगरी। ठीक है, चंपानगरी इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि ये चंपा नदी के किनारे थी। ठीक है, चंपा नगरी इसलिए क्योंकि वहां पे चंपा नदी थी, चंपा नदी के किनारे थी। ठीक है, ये चंपा नगरी और अंग की राजधानी थी। लेकिन वर्तमान में कहाँ मिलेगी? अगर आप वर्तमान में चंपा नगरी को देखने जाओ तो वर्तमान में तुम्हें वो चंपा नगरी कहाँ मिलेगी? तो आप बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले में जाइए। आप बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले में जाइए, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा, भागलपुर और मुंगेर में। ठीक है, तो जब बिहार में जाएंगे, आइए ना हमरा बिहार में, ठीक है जी, तो जाइए आप बिहार में जाइए। और जब आप बिहार में जाएंगे तो बिहार में आप पहुंचिएगा जी भागलपुर। ठीक है, बिहार में जी आप पहुंची भागलपुर, तो भागलपुर और मुंगेर, ठीक है, वहां पर आपको ये चंपानगरी देखने को मिलेगी, इसके एविडेंसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब मगध पर आइए। मगध, अब मगध की राजधानी बदली है एक्चुअली। मगध की सबसे पहले राजधानी थी गिरिब्रज। गिरिब्रज के बाद बनी मगध की राजधानी राजगृह। राजगृह, राजगृह के बाद बनी फिर पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के बाद बनी वैशाली, और वैशाली के बाद फिर से बन गई पाटलिपुत्र, और फिर पाटलिपुत्र ही रही। ठीक है, फिर पाटलिपुत्र ही रही, फिर पाटलिपुत्र ही रही, फिर ना बदली भैया वो, फिर वो पाटलिपुत्र ही रही। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। अगर आज आप राजगृह, गिरिब्रज, पाटलिपुत्र और वैशाली को देखें तो वो कहाँ मिलेंगे आज? आज अगर हम देखने जाएं कि उस काल के ये महाजनपद काल के ये जो हैं ये स्थान कहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो आपको जाना पड़ेगा नालंदा जिला, ठीक है, जो कि बिहार में है, और गया और पटना में। तो आपको नालंदा, गया और पटना में जाना पड़ेगा आपको। नालंदा, गया और पटना में जाना पड़ेगा। मेरे प्यारे बाबू चले गए तुम लोग। और जैसे आप नालंदा, गया, पटना में जाएंगे, ठीक है, उस स्थान पे जाएंगे, टाइम ट्रेवल करेंगे पीछे की तरफ, तो आपको उस समय का गिरिब्रज और राजगृह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो हंसी मजाक की बात है, लेकिन उस समय का गिरिब्रज, राजगृह आपको देखने को मिल जाएगा। अब मगध के बाद हम आते हैं काशी पर। काशी, अगर आपसे पूछा जाए कि मगध के उत्थान से पहले सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था, तो काशी था। ध्यान रखना, मगध के उत्थान से पहले सबसे शक्तिशाली राज्य काशी था। ठीक है, और बचे इस काशी की राजधानी वाराणसी थी आज भी। ठीक है, जो बनारस का क्षेत्र है वो वर्तमान में, तो आप उस समय का अगर वाराणसी देखना चाहें, ठीक है, तो आज आपको बनारस के आसपास के क्षेत्र में जाना पड़ेगा। तो उस तरह की आपके उस समय की भैया आपको मिल जाएगी काशी। ठीक है, चलिए अब आप आएंगे नेक्स्ट अगला, कौशल महाजनपद। कौशल, कौशल, कौशल की 2 राजधानी थी, मैंने आपको बताया, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। बहुत मजा आएगा, देखो समझना। 2 राजधानी थी, उत्तरी दक्षिणी। और मैं इसे भारत के नक्शे पर पॉइंट आउट करके भी बताऊंगा इन सभी महाजनपदों को, ताकि क्लास में याद हो जाए, इनकी राजधानी भी याद हो जाए। तो कौशल, उत्तरी, दक्षिणी। उत्तरी राजधानी जो होगी कौशल की, एक कौशल की उत्तरी राजधानी होगी श्रावस्ती, श्रावस्ती, और दक्षिणी राजधानी होगी कामपिल्ले। ठीक है, क्लियर है? आप कहेंगे सर कामपल्ली तो आपने किसकी बताई थी? कामपल्ली तो आपने, ठीक है ना, पांचाल की बताई थी। बिल्कुल सही बात है। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटा ठीक है, उत्तरी श्रावस्ती है तो दक्षिणी कुशावती है। बस ध्यान रखना कि कुशावती होगी, क्योंकि यहाँ पे भी ती, यहाँ पे भी ती।
तो कौशल की उत्तरी राजधानी श्रावस्ती है, दक्षिणी कुशावती, यहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी थी, ऐसे याद कर लेना, श्रावस्ती कुशावती, ठीक है। श्रावस्ती के बाद उत्तरी कौशल की राजधानी कुछ दिनों के लिए बाद में साकेत भी बनी, ये साकेत है अयोध्या। अच्छा, अब कौशल आज कहाँ देखने को मिलेगा बेटा? आज आप अवध के क्षेत्र में चले जाओ, अवध का क्षेत्र मतलब लखनऊ, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, वहां चले जाओ। मैं लिख दो लखनऊ, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बलरामपुर, ये बच्चे ये वाली जो क्षेत्र है ना, ये अवध का क्षेत्र है, ठीक है। तो अगर आपको उस समय की श्रावस्ती जाना है, पता है ना तुम्हें कि महात्मा बुद्ध ने, मैं महात्मा बुद्ध साहब पे आऊंगा, तो महात्मा बुद्ध साहब ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए यहीं पर थे, श्रावस्ती में दिए थे। तो अगर आपको उस समय की श्रावस्ती में जाना है, तो उस समय की श्रावस्ती में जाने के लिए आपको आज के अवध के क्षेत्र में जाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद फिर अगला है महाजनपद बस्ती। बस्ती की कैपिटल है बच्चे कौशाम्बी, कौशाम्बी। उस समय के कौशाम्बी में जाना है तो आज क्या करो आप? प्रयागराज के क्षेत्र में जाओ, प्रयागराज, मिर्जापुर, आप इस क्षेत्र में जाओ। तो उस समय के प्रयागराज मतलब सॉरी आज की प्रयागराज और मिर्जापुर में आप जाएंगे तो आप उस समय के बस में चले जाएंगे, और बस की कैपिटल क्या हुआ करती थी बच्चे? कौशाम्बी हुआ करती थी, कौशाम्बी हुआ करती थी, ठीक है। ठीक, इसकी बात पांचाल, ठीक है। आपको पांचाल जाना है तो मैंने बताया पांचाल की दो राजधानी उत्तरी, ये तो मैं बता ही चुका हूँ, और पांचाल बहुत पहले मतलब मैंने आपको बताया कि जब ठीक उत्तर वैदिक काल स्टार्ट ही हुआ था, तो उत्तर वैदिक काल के स्टार्ट होने पर ही ठीक है ये पांचाल कुरु ये दो महाजनपद बन चुके थे उत्तर भारत के, मतलब उत्तर वैदिक काल की शुरुआत में ही, उत्तर वैदिक काल की शुरुआत में ही ये दो महाजनपद बन चुके थे, पांचाल और कुरु। और फिर आगे चल के काशी भी बना, मैंने आपको बताया था, आगे चल के काशी भी बना, और काशी के बाद फिर कौशल बना। काशी की बात कौशल पूछा जाए कि भाई मगध के उत्कर्ष से पहले, मगध के शक्तिशाली होने से पहले सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो द आंसर इज काशी, होगा आंसर आपका काशी होगा, ठीक है जी, क्लियर है। तो उत्तरी और दक्षिणी, उत्तरी पांचाल दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या होगी मेरे प्यारे बच्चे? मैंने बताया था, बताओ जल्दी। अहितपुर मीन्स बरेली, तो आज का बरेली अहितपुर, जी हाँ। और दक्षिणी कामपिल्ली, कामपिल्ली मीन्स सर आज का फरुखाबाद। तो आप कहाँ पे जाएंगे? आप जाएंगे बच्चे आज बरेली के क्षेत्र में जाओ, शाहजहांपुर के क्षेत्र में जाओ, शाहजहांपुर के क्षेत्रों में जाओ, आप आज बदायूं के क्षेत्रों में जाओ, मतलब आज आप फरुखाबाद के क्षेत्रों में जाओ। आप यहाँ पर 100 बातों की एक बात लिख सकते हैं कि आज आप रोहिलखंड के क्षेत्रों में जाओ, आज आप रोहिलखंड के क्षेत्रों में जाओ। तो जब आप रोहिलखंड के क्षेत्रों में जाओगे आप, तो यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पांचल, उत्तरी पांचल की राजधानी क्षेत्र, दक्षिणी पांचल की राजधानी कामपिल्ले, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं, फरुखाबाद, ठीक है। ये जो रोहिलखंड का क्षेत्र है ये पांचाल है। अब हम आगे चलते हैं, अवंती, अवंती, ठीक है। अवंती भी बड़ा महाजनपद है, ठीक है। उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती, बड़ा महाजनपद है अवंती भी, उत्तरी और दक्षिणी अवंती, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब जब आप उत्तरी अवंती के बारे में बात करेंगे कि सर उत्तरी अवंती, तो राजधानी मिलेगी इसकी उज्जैनी, उज्जैनी जो आज का उज्जैन है ना बच्चे, जी हाँ, आज का उज्जैन उज्जैनी। और दक्षिणी, आपने वो मूवी देखी है बाहुबली, बाहुबली मूवी में ठीक है एक कैपिटल था माहिष्मती, और वो लोग बोलते थे जय माहिष्मती, है ना, वो जो आपका ठीक है बाहुबली है, बाहुबली के बाद वो सब माहिष्मती है ना, तो वो माहिष्मती काल्पनिक नहीं है एक्चुअली। अवंती, दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती था, दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती था, ठीक है जी। और अगर आज आप इसे देखना चाहें तो आपको मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में जाना पड़ेगा, आज आपको मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में जाना पड़ेगा इसे देखने के लिए बच्चे, अवंती को देखने के लिए मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में आपको जाना पड़ेगा। लेकिन मैं आधुनिक क्षेत्र भी लिखाता हुआ चला जा रहा हूँ साथ के साथ, क्योंकि आधुनिक क्षेत्र भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना जी, क्लियर है। फिर हम आगे चले, आगे चलने के बाद मत्स्य, मत्स्य राजधानी है विराटनगर, ठीक है। सूरसेन, सूरसेन राजधानी है बच्चे मथुरा, मथुरा। तो मैंने बता ही दिया कौशाम्बी, सूरसेन, ठीक है। इसके बाद एक मत्स्य हो गया, सूरसेन हो गया, मत्स्य सूरसेन के बाद मत्स्य विराटनगर, सूरसेन, मथुरा। इधर चलिए, मत्स्य हो गया, सूरसेन, कुरु, कुरु मैंने बता दिया नहीं बताया? कुरु अभी बताया बच्चे मैंने, कुरु नहीं, कुरु नहीं आया, ठीक है। कुरु, कुरु, कुरु की कैपिटल क्या है? आसंदीपत, आसंदीपत, जो कि आगे चल के हस्तिनापुर बनी, जो कि आगे चल के क्या बनी बच्चे? हस्तिनापुर बनी, ठीक है। तो मत्स्य हो गया, सूरसेन हो गया, ठीक है आपका, ठीक है, कुरु हो गया।
अच्छा, मैं बेटा आधुनिक क्षेत्र में कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा आधुनिक क्षेत्र, बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है, किसी को भी। ठीक है, इसके बाद आपका आपका चीदी। चीदी चीदी की राजधानी सतीमती। सतीमती, सोतीवती भी कहते हैं इसको, ठीक है ना, सोतीवती भी कहते हैं, सोतीवती भी कहते हैं, ठीक है। तो चीदी, चीदी की राजधानी शक्तिमती, शक्तिमती मीन्स, ठीक है, आपका सोतीवती। ठीक है, मत्स्य हो गया, सूरसेन हो गया, कुरु हो गया, चेदी हो गया, ठीक है। मल्ल, मल्ल महाजनपद। मल्ल की राजधानी कुशीनारा, पापा। दो राजधानियां थी, कुशीनारा और पापा, जो मल्लों की राजधानियां थी। दो राजधानी थी, कुशीनारा और पापा, ठीक है। इसके बाद फिर बज्जी। बज्जी की राजधानी बच्चे शुरुआत में थी मिथिला, बज्जी की, और फिर बाद में बनी वैशाली। शुरुआत में थी मिथिला, बाद में बनी वैशाली। अब आधुनिक चित्र आपको समझने देखो, जब आज आप विराटनगर जाना चाहें, ठीक है, आप टाइम ट्रेवल करना चाहें और आप जाना चाहें कि भाई मुझे विराटनगर जाना है, तो आपको जाना पड़ेगा बच्चे जयपुर, जयपुर और भरतपुर के क्षेत्र में, ठीक है। अगर आज आपको सूरसेन जाना पड़े, तो आज आपको मथुरा जाना पड़ेगा, उस समय भी मथुरा, आज भी मथुरा बच्चे। अगर आपको आसंदीपत जाना पड़े, ठीक है, तो आपको आज दिल्ली और मेरठ या पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाना पड़ेगा, ठीक है। मेरठ, शाहजहांपुर, ये वाला जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ जाना पड़ेगा। अगर आज आपको जाना पड़े बच्चे, ठीक है, आप जाना पड़े, आपको लगे कि मैं उस समय की शक्तिमती में जाना चाहता हूँ, मैं उस समय की शक्तिमती चेदी में जाना चाहता हूँ, तो आज आपको बुंदेलखंड क्षेत्र में जाना पड़ेगा। बुंदेलखंड क्षेत्र, जिसमें उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं। अगर आपको बच्चे आज एक कुशीनगर जाना पड़े, तो आप वहीं जाएंगे, ठीक है। कुशीनगर, महाराजगंज, है ना, महाराजगंज, ये उत्तर प्रदेश में पड़ेंगे बच्चे। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, ठीक है, इन वाले क्षेत्रों में। अगर आज आपको बच्चे एक बज्जी जाना पड़े, बज्जी, बात तो बच में आ रही है कि चलो हम बज्जी जाएंगे, तो आपको जाना पड़ेगा बिहार के जो वैशाली जिला है, बिहार का जो वैशाली जिला है, जो मुजफ्फरपुर जिला है, बिहार का वैशाली और जो मुजफ्फरपुर जिला है, वहां आपको जाना पड़ेगा जी, ठीक है जी। अच्छा, अब आप देखेंगे कितने हुए ये, ठीक है साहब, ये हुए आपके महाजनपद। देखो, 1 2 3 हुआ, ठीक है, आपका चौथा, पांचवा, छठा, सातवां हुआ, आपका आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां हुआ। ये 13 ही हुए हैं, देखना, 13 हुए, 14 हुए, 13 ही हुए। चलो, इसके बाद नेक्स्ट है आपका अश्मक। हाँ जी, अश्मक तो बच ही गया, तो ये हो गया 14वां अश्मक, राजधानी पोटली। और आपको उस समय के अश्मक में जाना पड़े, तो आज आप गोदावरी के बेसिन के क्षेत्र में चल जाओगे, तो गोदावरी नदी का क्षेत्र। अब गोदावरी तो भैया 1465 किलोमीटर लंबी है ना, गोदावरी तो 1465 किलोमीटर लंबी है। तो मतलब गोदावरी का कौन सा क्षेत्र, जो नर्मदा और गोदावरी के मध्य है, जो नर्मदा और गोदावरी के मध्य का क्षेत्र है। अब भैया वही दो बचे जिन पर डिस्प्यूट था, गांधार और कंबोज। गांधार की कैपिटल थी तक्षशिला और कंबोज की कैपिटल थी राजापुर हाटक, या तो राजापुर कह दो या फिर आप हाटक कह दो, ठीक है। तो गांधार की कैपिटल थी तक्षशिला और कंबोज की कैपिटल थी राजापुर या हाटक, जो भी आप कह दो, राजापुर, हाटक। अच्छा, अगर आप उस समय की तक्षशिला जाना चाहो, तो आपको जाना पड़ेगा पाकिस्तान का पेशावर जिला, रावलपिंडी जिला, जहाँ का शोएब अख्तर है ना, आपने देखा होगा, उसको रावलपिंडी एक्सप्रेस बोल देते हैं, तो पेशावर, रावलपिंडी जाना पड़ेगा। अगर आज आपको एक राजापुर हाटक जाना पड़े, राजापुर हाटक, तो आपको पाकिस्तान के राजौरी जिले में जाना पड़ेगा। राजौरी जिला बिल्कुल हमारे जम्मू कश्मीर से लगता हुआ है, जो हमारा जम्मू कश्मीर है ना, उससे लगता हुआ है। तो भैया जी ये 16 महाजनपद हो गए टोटल, ठीक है साहब, ये पूरे टोटल 16 महाजनपद हो गए, जो भैया जी आपके सामने है, ठीक है। आप बहुत अच्छे से इनको देखेंगे, ये 16 महाजनपद हैं, ठीक है। आज हमने बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया, थोड़ी सा स्लो क्लास रही, लेकिन मैं सबसे पहले आर्यों का विस्तार मैंने आपको बताया, ठीक है। आर्यों के विस्तार के क्रम में उत्तर वैदिक काल का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, और उत्तर वैदिक काल के बाद फिर महाजनपद काल कैसे बने, 16 महाजनपद काल, ठीक है। वो 16 महाजनपद कालों के बारे में मैंने पूरा विस्तार से आपको समझाया, एक पूरे विस्तार से मैंने समझाया, ठीक है। फिर मैंने बताया आपको कि भैया 2 महाजनपद ऐसे हैं, 2 क्षेत्रीय राज्य ऐसे हैं, जो महाजनपदों के विस्तार से पहले ही जिनकी उत्पत्ति हो चुकी है, पांचाल और आपका
कुरु प्लस मैंने बताया कि ऐत्रेय ब्राह्मण में बोला है कि अगर राजा उत्तरी क्षेत्रों का है तो क्या कहा जाएगा, उसका राज्य का क्या कहा। अगर कोई भी उत्तरी क्षेत्रों में प्रशासन कर रहा है तो उस प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाएगा और वहां के राजा को क्या कहा जाएगा। यदि कोई पश्चिमी क्षेत्रों में देखिए साम्राज्य अपने स्थापित किए हुए है तो उसे क्या कहा जाएगा, वहां के राजा को क्या कहा जाएगा। ठीक है, फिर राज्य के बारे में बचे, मैंने 12 रत्नों के बारे में बताया, विवाह के फिर मैंने 8 प्रकार और 2 अलग से प्रकार बताए, और फिर महाजनपद काल पर आगे। महाजनपद काल में आपको समझना है सबसे पहले यहाँ पर देखिए, एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। अंग राजधानी चंपा नगरी है और आधुनिक में देखें तो भागलपुर और मुंगेर जिला है। अंग राजधानी चंपा नगरी है और आधुनिक में देखें तो भागलपुर और मुंगेर जिला है। एक अंग चंपा नगरी, भागलपुर और मुंगेर जिला है। ये बात सभी को समझ में आ रही है, किसी को कोई इशू तो नहीं मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, मगध देखो, मगध की राजधानी ध्यान रखना गिरिब्रज बिंबिसार के समय में थी, सबसे पहले बिंबिसार के समय में थी। अब गिरिब्रज में आग लग गई तो राजगृह बिंबिसार ने बनवाई, राजगृह, और फिर केवल अजातशत्रु ने ही शासन किया उस पर, अजातशत्रु ने राजगृह से ही शासन किया। पाटलिपुत्र, एक अजातशत्रु के बाद उसका बेटा उदयन आया तो उदयन ने गंगा और सोन नदी पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। फिर शिशुनाग ने राजधानी को चेंज कर दिया और शिशुनाग ने राजधानी को चेंज करके वैशाली कर दिया। फिर शिशुनाग का बेटा आया कालाशोक, कालाशोक ने दोबारा से राजधानी को पाटलिपुत्र कर दिया, कालाशोक ने दोबारा से राजधानी को पाटलिपुत्र कर दिया। क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है सभी को? बोलो बच्चे, क्या ये बात काशी वाराणसी बनारस का क्षेत्र है? ये सारी चीजें हैं, चलो समय हो गया। मैं तो ये चाह रहा था कि मैं मैप पर बताऊं, लेकिन मैं जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी शनिवार को उसकी मैं मैप पर बता दूंगा। हाँ, ज्योग्राफी की क्लास का टाइम हो गया, बिल्कुल जस्ट ज्योग्राफी में आ रहा हूँ, बिल्कुल परेशान मत हो मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है जी, ओके, कैसी लगी? मैं शेड्यूल बता दूंगा आज, नहीं मैं, ठीक है, शेड्यूल डलवा दूंगा मैं कि कोई भी नया बच्चा जो एडमिशन ले रहा है आजकल में तो वो शेड्यूल जान पाए, शेड्यूल क्या है ना। हाँ, मैं आ रहा हूँ जस्ट ज्योग्राफी वाली क्लास में। ठीक है, लव यू ऑल, ढेर सारा प्यार सभी को, ढेर सारा, है ना। तो जल्दी से बताओ मुझे, है ना, समझ में आया सब कुछ? एक बार प्लीज बताओ, अच्छा लगा, क्लियर हुआ सब कुछ?